हो गया। मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का प्रतिष्ठा क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके सामने अश्वनी सर, हिंदी लेकर के आया हूं। बेजोड़ तरीके से आप पढ़िए, अपनी सफलता को पाइए और सफलता के बाद अपनी दुनिया को आप अच्छे से जिए, जिस जिससे सफलता जानी जाती है। मेरी बात ध्यान देंगे तो चलिए मैं कुछ टॉपिक में स्टार्ट करता हूं जिससे आप समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, जिससे सबसे पहले हम सब लोग स्टार्ट करते हैं, पहले खूब अच्छे समझिएगा जी, हिंदी वर्णमाला से, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले हम सब लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी? कोई अच्छी चीजें स्टार्ट करते हैं, करते हैं श्री गणेशाय नमः से करते हैं, ठीक है। कहाँ से करते हैं जी? उससे हम सब लोग श्री गणेशाय नमः से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिससे आपका सफर मंगलमय हो, आप अच्छे हों और अच्छे से आगे चलिए, आगे बढ़िए खूब। चलिए जनाब, देखिए आप, जैसे श्री गणेशाय नमः से भी टोटल दो क्वेश्चन का निर्माण होता है। एक पर्यायवाची बनती है और दूसरा आपका विलोम शब्द बनाया जाता है। देखिए, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये बना श्री, कहता है जी श्री किसकी पर्यायवाची है? स्त्री हमारी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है बच्चा? श्री हमारी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये दूसरा क्वेश्चन बनता है श्री गणेश विलोम शब्द का, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बना श्री गणेश। जी श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है जी? श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री। क्या होता है जी? श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। मेरी बात समझ में आ गया जी? देखिए, तो अब आप कहीं भी, चाहे शादी का कार्ड हो या मुंडन का कार्ड हो, कहीं भी आप जैसे श्री गणेशाय नमः देखेंगे, तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलेगा कि अरे यहाँ श्री गणेशाय नमः से तो दो क्वेश्चन का निर्माण होता है। पहला पर्यायवाची बनता है और दूसरा विलोम शब्द का क्वेश्चन बनता है। देखिए, जैसे पहला श्री किसकी पर्यायवाची है जी? लक्ष्मी की पर्यायवाची है। और श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इति श्री होता है। श्री गणेश का मतलब होता है पहले, और इत श्री का मतलब बाद में, जिससे हम सब लोग आदि और अंत के भी नाम से जानते हैं, जिससे हम सब लोग अर्वाचीन या प्राचीन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए मेरी बात ध्यान दीजिए, अब हम सब लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप सब लोग खूब अच्छे से समझिए जिससे, चलिए जनाब, ठीक है। सबसे पहले हम सब लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्ण माला से, ठीक है। मेरी बात समझिएगा जी, हिंदी वर्ण माला से। देखिए, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं जी? 52 वर्ण है। लेकिन एक वर्ण अभी और जोड़ा गया है, ठीक है, जिसे हम सब लोग विशिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये किस नामों से जानते हैं? जिसे हम सब लोग विशिष्ट व्यंजन के नामों से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए इस समय व्यंजन की संख्याएं कितनी हो गई जी? 53 हो गई हैं। 2 महीना पहले, मेरी 22 अगस्त 2024 को एक व्यंजन वर्ण अलग से जोड़ा गया, विशिष्ट व्यंजन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। इसलिए अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। और 2024 के पहले कितनी हुआ करती थी जी? 52 हुआ करती थी। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। अब कहता है कि स्टार्टिंग, ध्यान दीजिए, जैसे हिंदी वर्णमाला की जो स्टार्टिंग होती है वो एक स्टोरी से होती है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत देश में एक विद्वान हुआ करते थे, एक ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम है पाणिनि। जिनका नाम है पाणिनि। मेरी बात समझ में आ रहा है? और जो पाणिनि जी हैं, जो पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी शंकर भगवान के बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे। तो जब शंकर भगवान को उन्होंने खुश कर लिया, तो शंकर भगवान ने कहा पाणिनि जी से, मांगिए जो मांगना हो। उन्होंने कहा कि भगवान, ऐसे हमको विषय का निर्माण कीजिए जिससे पूरे ब्रह्मांड के विषयों का निर्माण हुआ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया। तो अब उस डमरू से सबसे पहले क्या निकला? ध्वनि निकला। मतलब हिंदी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ध्वनि से होती है, ठीक है। तब वहीं पे पाणिनि जी बैठे हुए थे। उसी ध्वनि को पाणिनि जी ने किसके रूप में कन्वर्ट कर लिया जी? वर्णों के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और वर्ण के बाद क्या आ गया जी? वर्ण के बाद
शब्द आ जाता है और शब्द के बाद बेटा वाक्य बनता है और वाक्य के बाद जी भाषा बन जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तब यहां से स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की स्टार्टिंग कहां से होती है जी? हिंदी वर्णमाला की जो स्टार्टिंग है बच्चा, वो होती है ध्वनि से। ध्वनि के बाद वर्ण आता है और वर्णों के बाद शब्द आता है जी, शब्दों के बाद वाक्य आता है जी और वाक्य के बाद भाषा आता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखिए जी, देखने में भाषा सबसे बड़ा है और ध्वनि, देखिए जैसे सबसे छोटी ध्वनि होती है और भाषा सबसे बड़ा होता है, तो ध्वनि की परिभाषा ही होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को भैया वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं जी और शब्दों का व्यवस्थित समूह लिखना ही वाक्य कहते हैं और शब्दों का व्यवस्थित समूह बोलना ही भाषा कहते हैं। तो यहां से जी 2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बेटा मेरी बात ध्यान दीजिए, बेटा चाहे इसे ध्वनि कहिए, चाहे इसी को आप स्वर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे इसी को आप ध्वनि कहेंगे, चाहे उसी को आप स्वर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, अब थोड़ा आप दूसरा टेक्निक समझिए इसका। जैसे हम कहते हैं का, तो का में क्या छिपा है? आ हमारा क्या हो गया जी? आ हमारा ध्वनि हो गया। आ हमारा ध्वनि हो गया और ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात। देखिए फिर कहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी का और का मिला करके क्या हो गया जी? ये हो गया काका। इसलिए कहा गया जी वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही शब्द कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, फिर कहा जाता है शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए अब यहां पर वाक्य आएगा। ठीक है, वाक्य किससे कहते हैं जनाब? जरा इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। कहता है जैसे हमने कहा काका जी आप आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है जी? आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये शब्द ही है, इसीलिए कहा शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही क्या कहलाता है जी? वाक्य कहलाता है। और वाक्य के बाद क्या आता है जी? भाषा आता है। मेरी बात ध्यान दीजिए, कहता है देखिए लिखना ही क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, लिखना ही वाक्य कहलाता है और बोलना ही क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है जी। कहता है शब्दों के व्यवस्थित समूह को जब लिखा जाए तो उसे हम सभी लोग वाक्य कहते हैं, लेकिन उसी चीज या उसी शब्दों को लिख ना करके हम डायरेक्ट या किसी से बोलते हैं कि का हो काका जी, कहाँ जाता रहा, तो का हो जाता है जी? वो भाषा हो जाता है। इसीलिए कहा गया शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलना ही भाषा कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया जी? एकदम क्लियर हो जा रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो यहां से 3 क्वेश्चन का निर्माण होता है। पहला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। बस ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गया जी? चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब क्या आप सब लोग समझिए, आगे बढ़िए। ठीक है जी, देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब जब बात आती है, जब आप समझ गए तो अब आप समझते हैं स्वर। ठीक है, मेरी बात है, स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र। स्वर का मतलब क्या होता है जी? स्वर का मतलब स्वतंत्र होता है। क्या होता है जी? स्वतंत्र होता है। हमने स्वतंत्र क्यों कहा? अभी कोई तेज दिमाग का लड़का हो पड़ाक से समझ जाए। हमने स्वतंत्र इसलिए कहा क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं? वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो कभी व्यंजन का सहारा नहीं लेते। इसीलिए स्वर की परिभाषा होती है, मेरी बात समझिए, स्वर की परिभाषा है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं तो उसे
हम सभी लोग स्वर के नाम से जानते हैं। तो उसे हम सभी लोग स्वर के नाम से जानते हैं। जब आप परिभाषा जान गए तब आप जानेंगे स्वरों की संख्या। जी, स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? जी, स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 11 हैं। कौन कौन से जनाब? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, औ। देखिए, बराबर 11 हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? स्वरों की संख्याएं कितनी है? हाँ, एक बात और जान लीजिए, 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरों की संख्याएं 13 हुआ करती थी, तो अंक आह भी भैया जोड़ा जाता था। तो 7 सितंबर 1976 को, मैं आपको बाई डेट बताऊंगा बच्चा, किताब में कभी भी आप बाई डेट नहीं पाएंगे संख्याओं को, कब जोड़ा गया, कब निकाला गया वर्णों को, ठीक है? तो मैं आपको पूरा बाई डेट अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कहता है, मेरी बात समझिए, 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरों की संख्याएं कितनी हुआ करती थी जी? 13 हुआ करती थी, जिसमें से अंक आह को भी जोड़ा जाता था। लेकिन किशोरी दास वाजपेयी जी ने अंक आह को कहा है ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, उसे उन्होंने आयोग वाह कहा और वहां से निकाल दिया। जब 13 में से 2 वर्णों को निकाल दिया अंक आह को, तो बचा 11। वर्तमान समय में संख्याएं कितनी है? 11 है, ठीक है? तो फिलहाल इसके बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा, अंक आह के बारे में, ठीक है? पहले आप इसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए जी, जब बात आती है, स्वरों की संख्याएं 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। आओ आओ नहीं है, ठीक है जी? ए, ऐ, ओ, औ। देखिए, अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, स्वर के भेद। जब आप ये जान गए कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है जी, अब आप ये जानेंगे कि स्वरों कि स्वर के परिवार में कितनी संख्या है, ठीक है? अब देखिए कौन कौन से। ए जी, सबसे पहला है हर्ष स्वर। बाबू, चाहे इसी को आप हर्ष स्वर कहिए या चाहे इसी को आप मूल स्वर के नाम से जानते हैं जी। इसको किन किन नामों से जानते हैं जी? चाहे इसे आप हर्ष स्वर या मूल स्वर के भी नाम से जान, अरे भाई, चाहे कनवा इधर पकड़िए चाहे इधर पकड़िए, बतिया एक ही है ना। कहो भैया, समझ में आता ना सभी लोगन के? बहुत अच्छी बात। देखिए, चाहे उसी को हर्ष स्वर कहिए या चाहे उसी को मूल स्वर कहिए, ठीक है जी? अब देखिए, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है जी? अब बात आती है तीसरे की, तो मेरी बात खूब अच्छे समझिए जी। देखिए, अब तीसरा है जनाब तीसरा है जिसे हम, अरे ये तो बदला ही नहीं गया, जिसे हम सब लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं जी। बेटा, चाहे इसे आप संयुक्त स्वर कहिए या चाहे इसी को आप पुलुत के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? चाहे आप इसी को पुलुत स्वर के भी नाम से आप जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात। देखिए, अब देखिए, बताइए जी, स्वर के कितने भेद हैं भैया? स्वर के टोटल 3 भेद हैं जी। कौन कौन से हैं? उसी को हम सब लोग, देखिए, हरस्व स्वर के 2 नाम है बेटा, चाहे उसे हरस्व स्वर कहिए या चाहे उसी को मूल स्वर कहिए। दीर्घ स्वर दूसरा है, तीसरा है संयुक्त स्वर, जिससे हम सब लोग प्लुत स्वर के भी नाम से जानते हैं। अब ये जो 11 स्वर हैं आपके, इन 11 स्वरों को इन तीनों में बांटा जाएगा। तो मेरी बात समझिए, हरस्व माने सबसे छोटा, जितने 11 स्वरों में से जो सबसे छोटे वर्ण होंगे वो कहां आएंगे? हरस्व स्वर में आएंगे। जो हरस्व स्वर से थोड़ा बड़ा वर्ण होगा वो कहां आएगा? दीर्घ होगा। जो सबसे बड़ा होगा वो संयुक्त स्वर में आएगा। समझिए, तो हरस्व स्वर माने सबसे छोटा होता है। कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है जी, हरस्व या मूल स्वर में बेटा 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई,
छोटा ऊ और री बराबर 4। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए जी, आपको हम स्वरों की संख्याएं कितनी बताए हैं? 11। अभी हमने आपको कितना बताया? 4 बताया। अब बचा कितना? 7 है। मेरी बात समझिएगा। तो कहता है जो ह्रस्व से थोड़ा बड़ा होगा वही दीर्घ स्वर में होगा। छोटा आ से थोड़ा बड़ा क्या है जी? बड़ा आ है। और छोटी से बड़ी ई है। छोटा ऊ से बड़ा ऊ है। अब यहां 3 हो गए। ए बाबू, हिंदी में कभी री का बड़ी री नहीं होता है, इसलिए यहां पे री को हटा दिया गया। अब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, 4 3 7। अब बचा कितना? 4 वर्ण। अब बचा कौन? ए ऐ ओ औ। अब कहां आएगा जी? आएगा संयुक्त स्वर में 4 वर्ण है, ए ऐ ओ और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? देखिए ये है 4। देखिए 4 3 7, 7 4 11 जी। स्वरों की संख्याएं कितनी हो गई? स्वरों की संख्याएं आपकी 11 हो गई। स्वरों की संख्याएं कितनी हो गई जी? आपकी 11 हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मेरी बात को ध्यान दीजिए, ठीक है जी? देखिए एकदम क्लियर हो गया है। देखिए जनाब, देखिए अब जब बात आती है स्वरों की संख्या 11 हो गई, अब आप ये जानेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या है। मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा। आइए सर, आपका स्वागत है सर। देखिए मेरी बात एकदम क्लियर हो गया, सभी लोग समझ में आ गया। अब फिर से बात समझ। ए बाबू, स्वर कैसे है? स्वर स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्वतंत्र कैसे है? ये दूसरे का सहारा नहीं लेता है। अभी आप व्यंजन है, अभी आप माँ बाप का सहारा ले रहे हैं। जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे ना, आप स्वर हो जाएंगे, सुअर नहीं स्वर, ठीक है? जिससे हम सब लोग स्वतंत्र के नाम से जानते हैं। स्वर का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र। स्वतंत्र इसलिए हमने कहा क्योंकि स्वर के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात वो दूसरे वर्णों का वो सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है भैया? अब देखिए स्वरों की संख्याएं जनाब 11 होती हैं। मैं आपको बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं। आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी आप खोज डालिए, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि अंक आह बाई डेट कब निकाला गया और कब जोड़ा गया है। आप उसको जान लीजिए। आपको मैं एक बार बताया था, मैं पुनः बता दे रहा हूं। देखिए 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरों की संख्याएं कितनी हुआ करती थी? 13 हुआ करती थी। 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरों की संख्या 13 हुआ करती थी। लेकिन 7 सितंबर 1976 जब कोई रिसर्च होती है तो एक बात जान लीजिएगा, उस रिसर्च का टाइम भी नोट किया जाता है, 1:36 पे। इसको भी आप जान लीजिएगा, ठीक है? तो 1:36 पर किशोरी दास वाजपेयी जी जान लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चाचा जी हैं। ये अभी तक जिंदा हैं, 106 साल के हैं। देखिए किशोरी दास वाजपेयी जी ने, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी, उन्होंने अंक आह को क्या कहा है? उन्होंने कहा अंक आह ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन है। ए बाबू, हमारी हिंदी भाषा में क्या चलता है जी? स्वर और व्यंजन चलता है। जब ना स्वर आटे ना व्यंजन आटे तो क्या हिंदी में कौनो मतलब ना है ना। अब यह के मतलब कहाँ है? ए भैया, अब यह के मतलब है संस्कृत में। इसीलिए इसीलिए दुनिया का कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्दों में अंक और आह की बिंदी का प्रयोग हो जाए, जिससे हम सब लोग अनुस्वार या विसर्ग के नाम से जानते हैं, तो जान लीजिएगा वो हमारा संस्कृत का शब्द है और उसी को हम सब लोग तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। तो अब समझ में आ गया। जब 13 में से जब 2 घटाया गया तो बचा कितना? 11। ये रहा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उरी, ए ऐ ओ और औ। मेरी बात समझ में आ गई जी? अब देखिए उन्होंने इसे क्या कहा? उन्होंने इसे कह दिया आयोग वाह। अंक आह को लास्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आयोग वाह। आयोग वाह है क्या चीज? आयोग का मतलब होता है जिसका कोई योग ना हो। योग मानी जेके कोनो जरूरत ना हो। क्या कहना है जरूरत? अंक और आह के कहा ना है जरूरत? हिंदी में ना है जरूरत है। ठीक है भैया? अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और आप जान लीजिए। यूपीएसआई और यूपीपी में बहुत तगड़ा क्वेश्चन करता है। बताइए अंक और आह, अंक को हम किस नाम से जानते हैं जी? इसे हम सब लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं और इसी आह को हम सब लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये पूछता है कि अंक और आह किन किन वर्णों के मेल से बना है। ये देखिए
जी जो अंक है वो दो वर्णों के मेल से बना है जी, आ प्लस ना। ना में हलंत है, ध्यान दीजिएगा। आ और ना जब जुड़ा तो निकला का जी, अंक बना। ए भैया, जब आ और हा जुड़ा तो क्या बना जी, आ बना। मेरी बात समझ में आ गया ना? ये कंडीशन जो मैंने आपको कहा था, मैं अंक आ के बारे में समझाऊंगा, मैं आपको बता दिया। 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरूप संख्या 13 हुआ करती थी। किशोरी दास वाजपेयी जी ने 7 सितंबर को 1976 को उन्होंने अंक आह को कहा, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसे हम सब लोग आयोग वाह के नाम से जानते हैं। इसीलिए अंक और आह का हिंदी में हमारे कोई जरूरत नहीं है, और इसकी जरूरत संस्कृत में है जी। ठीक है जी, देखिए आइए अभी, अब इसको मिटाते हैं। अब आप इधर वाला समझिए अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, खूब अच्छे से समझिए, ठीक है? नहीं समझेंगे तो मजबूरी में समझना पड़ेगा आपको, समझिए। नौकरी नहीं मिलेगी ना, कौनो नहीं साथ देने वाला भैया हो। चलिए देखिए, ये चीजें आपको समझ में आ गया, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। स्वर के 3 बेटे थे। अब यहां बेटा थोड़ा थोड़ा उल्टा आप घुमाइएगा। देखिए सबसे बड़ा बेटा कौन है, संयुक्त है। दूसरा बेटा दीर्घ है, और तीसरा हरस्व स्वर है। और इसी हरस्व स्वर के 2 नाम हैं, चाहे उसी को हरस्व स्वर कहिए चाहे उसी को मूल स्वर कहिए। अरे जैसे भाई आपके भी 2 नाम होते होंगे, घर का नाम कुछ और है और बाहर का नाम कुछ और है, ठीक है? तो इसे इसके 2 नाम हैं, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दोनों बतिया यक्का है। ठीक है भैया, देखिए अब इन तीनों में बंटवारा होने लगा। बंटवारा, संयुक्त माने सबसे बड़ा, दीर्घ माने उससे छोटा, और हर्ष माने सबसे छोटा। तो हर्ष ये कहता है भैया, जब हम सबसे छोटे हैं तो सबसे छोटे ही वर्ण लेंगे। तो सबसे छोटा वर्ण कौन है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, यहां पर 4 वर्ण। फिर दीर्घ कहता है भैया हम हरस्व से थोड़ा बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने हरस्व में जो जो वर्ण आए हैं, जो उनसे थोड़ा से जो बड़े वर्ण होंगे, कहां आएंगे, हरस्व से। छोटा से थोड़ा बड़ा क्या है, बड़ा। छोटी से बड़ी, छोटा उससे बड़ा। दीर्घ, ये दोनों ले लिए, और दोनों ने कहा भैया आप ले लीजिए। अब बचा क्या, ए ए ओ औ, यहां पर 4 होंगे। देखिए 4 3 7 7 4 11। जी स्वरूप संख्याएं कितनी थी आपकी, 11। हमारी बात समझ में आ गया? चल नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। मैं एक ही चीज में हमेशा मैं जानता हूं कि मैं हमेशा एक ही चीज में कहता हूं, आप भी बोला कीजिए जब भी आप कभी नर्वस हो, कि मैं तालाब था नदियों में मिल चुका हूं। मैं तालाब था नदियों में मिल चुका हूं। अरे जो कुछ समझना है समझो मुझे, जो कुछ कहना है अरे कहो मुझे, क्योंकि आजकल मैं समुंदर में समा चुका हूं। ठीक है, तो दुनिया है, ससुरी कुछ भी कहा है, लेकिन आप आगे बढ़िए। ठीक है, नौकरी है तो 4 आदमी आगे पीछे घूमेंगे बाबू, जो पैसा नहीं है ना, ससुरा कौनो नहीं साथ देगा। मेरे रो छोड़ के भाग जाती है, एक समय ये आता है। ठीक है, इसलिए नौकरी पाना अत्यधिक जरूरी है। अब मैथ वाले थोड़ी बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर शादी, सब हिंदी वाले बताएंगे। ठीक है, चलिए हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए आइए अब इसके बारे में आप जानिए, इसकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले बात आती है, देखिए जी, बात आती है हरस्व या मूल स्वर की। हरस्व या मूल स्वर की, ठीक है जी। हरस्व या मूल स्वर की, हमारी बात समझ में आ रहा है जी? देखिए हरस्व का मतलब क्या होता है जी, हरस्व का मतलब होता है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। देखिए तो इसकी परिभाषा क्या होती होती है हरस्व स्वर की, कहता है जो वर्ण स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोले जाए, बोले जाए, बोले जाए, तो उसे तो उसे हर्ष या तो उसे हर्ष या मूल स्वर के नाम से जानते हैं जी। किस नामों से जानते हैं,
हर्ष या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इसमें कितने वर्ण हैं जी? इसमें टोटल ये रहा 4 वर्ण हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मेरी बात समझ में आ गया जी? चलिए, बहुत अच्छी बात। ये पहला पॉइंट की परिभाषा थी जी, ध्यान दीजिए। चलिए जी, देखिए दूसरी टॉपिक है आपकी जी दीर्घ स्वर। आइए आपको मैं ट्रिक के माध्यम से दीर्घ स्वर समझा रहा हूं जी। दीर्घ स्वर में कितने वर्ण हैं जी? दीर्घ स्वर में 3 वर्ण होते थे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? भैया कितने वर्ण थे जी? 3 थे। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है जी, ध्यान दीजिए मेरी बात को। अब देखिए, ए भैया, छोटा प्लस छोटा बराबर का होगा जी? बड़ा। जो छोटा प्लस छोटा मिला तो निकला का जी? बड़ा। ये हमारे प्रकृति का नियम है भैया। जब दो लोग मिलेंगे नहीं तो तीसरे कने का उत्पत्ति होना तय नहीं है। चाहे प्राकृतिक बातें हो, चाहे जनमानस की बातें हो, चाहे वर्णों की बातें हो। ठीक है, देखिए सी, छोटी प्लस छोटी बराबर का होगा जी? ये आ गया बड़ी। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर का हो गया जी? ये हो गया बड़ा ऊ। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर परिभाषा छिपी है। ये बाबू समझिए, ये भी हरस्व है और ये भी हरस्व है। ये हरस्व है, ये हरस्व है, हरस्व हरस्व। परिभाषा तैयार कहता है हरस्व या हरस्व के मेल से, ये हरस्व वर्ण ही है। देखिए, छोटा छोटी छोटा ऊ। ये कहा गया जब हरस्व हरस्व मिलो तो निकला का जी? दीर्घ निकल गया। इसलिए इसकी परिभाषा हो गई हरस्व या हरस्व के मेल से। जी समझ में आ रहा है? हरस्व या हरस्व के मेल से उत्पन्न वर्ण को दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं जी। किसके नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए, ठीक है। चलिए, ये परिभाषा हो गया, एकदम क्लियर हो गया जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद है, अब आता है संयुक्त स्वर। आपको कहिए तो बगल में संयुक्त स्वर भी बता दे रहे हैं जी। देखो, बगल में जान लीजिए संयुक्त स्वर। ये रहा तीसरा पॉइंट, संयुक्त स्वर। यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे ज्यादा समय नहीं लेंगे जी। संयुक्त स्वर में टोटल कितने वर्ण है जी? ए भैया, संयुक्त स्वर में 4 वर्ण थे भाई। ए ओ और औ। कितने वर्ण थे भैया? टोटल 4 वर्ण हैं जी। कौन कौन से? एक ए है, दूसरा अ है, तीसरा ओ है और चौथा औ है। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात। देखिए जी, देखिए जी, जो ए ऐ ओ औ है, ये किन किन वर्णों के मेल से बना? अभी जानिए। देखिए भैया, छोटा प्लस छोटी बराबर ए हो गया, और छोटा प्लस ए बराबर ऐ हो जाता है भैया। और छोटा प्लस सॉरी, देखिए लिखावट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो जाता है जी, और उसके बाद छोटा आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए जी, सारे वर्ण अलग अलग हैं। देखिए, अलग अलग है नहीं? आ है, फिर ई है, सब अलग अलग वर्ण। इसलिए कहा गया दो अलग अलग वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण को संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। कहता है दो अलग अलग वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण को संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं।
मेरी बात समझ में आ गया जी? बहुत अच्छी बात। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि दो अलग अलग, अब ये भी कह सकते हैं दो भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बने या उत्पन्न वर्ण को संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं जी। एक बात जान लीजिएगा जी, 100% यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ए ऐ ओ औ किन किन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, खूब आगे बढ़ते रहिए। मैं एक चीज मैं हमेशा कहता हूं आप सभी लोगों से, मत टूटना मत हारना, इस जंग की जीत को तुम जीतना। मत टूटना मत हारना, इस जंग की जीत को तुम जीतना, और जीतोगे तब जब आपके कंधों पर सितारे होंगे। देखिए, हमको सपनों का सितारा नहीं चाहिए, सपनों के सितारों में कोई दम नहीं है, जो कंधों पर हकीकत का सितारा होता है। जिस दिन वो सितारे होंगे ना, उस सपने से कहीं बढ़ करके होते हैं, जो सुखदाई होते हैं। ठीक है जी, तो मैं चलता हूं, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं चल रहा हूं जी। जय हिंद, जय भारत।